मैं एक बंगले में ड्राइवर था। 2 महीने से मालक और मालकिन अमेरिका गए हुए थे और उनकी 17 साल जवान बेटी घर में ही थी। जब मालक और मालकिन वापस आए तो आते ही मालक मुझे पीटने लगे और जब मैंने वजह पूछी तो मेरी जान ही निकल गई। मालक की बेटी उम्मीद से थी और वो कह रही थी कि मैंने इसके साथ। मेरा नाम मुराद था और आज़ाद कश्मीर के एक गांव का रहायशी था। नौकरी के गर्ज से मैं लाहौर आ गया था और कोई हुनर ना होने की वजह से सड़कों पर मारा मारा फिर रहा था। जब मेरे एक दोस्त ने मुझ पर रहम खाया और मुझे गाड़ी चलाना सिखा दी, उसी दोस्त की बदौलत मुझे एक बंगले में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। घर में सिर्फ मालक, मालकिन और उनकी बेटी थी। जब मेरे दोस्त ने मेरी जिम्मेदारी ली तो मालक ने मुझे अपनी बेटी की गाड़ी पर ड्राइवर रख लिया। मालक की बेटी एक बड़े कॉलेज में पढ़ती थी और मैं उसकी गाड़ी चलाया करता था। रोज सुबह से कॉलेज छोड़ता और वापसी में कॉलेज से लेकर बंगले में पहुंचाता। अक्सर वो शाम को अपने दोस्तों की तरफ निकल जाते तो मैं ही उसे लेने के लिए जाने का काम भी करता। एक गांव वाला होने की वजह से मैं इज्जत के मामले में बहुत ही ज्यादा एहसास था। मैंने कभी नजर उठा के मालक की बेटी की तरफ नहीं देखा था। मालक की बेटी का नाम किंजा था। वो एक हसीन लड़की थी, लेकिन मैं हमेशा ही नजर झुका के उससे बात करता। मेरे लिए तो मेरे मालक और मालकिन काबिल एहतराम लोग थे, जिन्होंने मुझे काम देकर मेरी मुश्किल आसान कर दी थी। मैं मालकिन और मालक से बहुत ज्यादा अकीदत रखता था क्योंकि वो दोनों बहुत ही नेक थे। किंजा बीबी रास्ते में मुझसे बातें करती और बहुत सारी बातें मुझे बताती, लेकिन सवाए सर हिलाने के और कोई जवाब न देता। और वो बला की ज़हीन थी और हर क्लास में भी अव्वल आती थी। किंजा बीबी मुंह में सोने का नवाला लेकर पैदा हुई थी। मालक उनकी हर बात फौरी ही पूरी कर देते। किंजा बीबी ने नई गाड़ी की फरमाइश की तो मालक ने फौरन ही उन्हें गाड़ी खरीद कर दे दी। किंजा बीबी मुझे कहने लगी कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए नई गाड़ी ली है। इनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। अक्सर ही बातों बातों में मुझे छेड़ती और मेरे साथ फ्री होने की कोशिश करती। मैं कभी अपनी हाथ से तजावज़ ना करता। किंजा जब भी मेरी खरीदारी पर जाती तो मेरे लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर ले आती। किंजा को मालूम था कि मेरी बहन की शादी होने वाली है। वो मेरी बहन के लिए भी कुछ ना कुछ खरीद कर दे देती। ये इसकी शादी के लिए गांव भिजवा दो। मैं उनकी आदत और अखलाक से बहुत मुतासर था, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि यही किंजा एक दिन मेरे किरदार को पाश पाश कर देगी। किंजा कम उम्री में ही मंगनी हो गई थी और वो फ़ोन पर अपने दोस्तों से बातें करती रहती थी, जिसमें उनके मंगेतर का भी कहीं ना कहीं नाम आता था। लेकिन मैं कभी उनकी बात सुनने की कोशिश नहीं करता और अपना ध्यान इधर उधर लगाए रखता। सर्दियों के दिन थे जब मालक और मालकिन को अचानक ही अमेरिका जाना पड़ा था, क्योंकि मालक के बड़े भाई जो अमेरिका में थे उनकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। वो अपने आखिरी वक्त में अपने भाई को अपने पास देखना चाहते थे। किंजा बीबी के इम्तहानात सर पर होने की वजह से मजबूरन वो दोनों अपनी इकलौती बेटी को घर पर ही छोड़ गए। मालक ने जाते जाते मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि मैं किंजा का ख्याल रखूं और कॉलेज लाने जाने का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करूं। और मुझे मालक के साथ काम करते हुए 2 साल होने वाले थे, इसलिए वो लोग मुझ पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करने लगे थे। मालिक को अच्छे से इल्म था कि मैंने कभी नज़र भरकर उनकी बेटी की तरफ नहीं देखा था। मालक और मालकिन 2 महीने के लिए अमेरिका चले गए और मैं उनके पीछे पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा। कुछ ही अरसे बाद मेरी छोटी बहन की शादी थी और इसलिए मुझे भी बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। मैं किंजा बीबी को कॉलेज छोड़कर करीबी एक मैकेनिक की दुकान पर चला जाता और वहां बैठकर काम सीखता ताकि फारग वक्त में ये काम भी कर सकूं। मालक के पास से 8 बजे मुझे छुट्टी हो जाया करती थी और मैं चाहता था कि इसके बाद मैकेनिक की दुकान पर बैठकर काम करूं ताकि जल्द से जल्द मेरे पास इतने पैसे जमा हो जाएं कि मैं अपनी बहन की शादी के लिए ये पैसे गाँव भिजवा सकूँ। जितना अरसा मालक मौजूद नहीं थे, मुझे काम से जल्दी फरागत मिल जाया करती थी, क्योंकि किंजा बीबी ज़्यादातर घर में ही रहा करती थी। देखते ही देखते मैं 1 महीने अरसा गुजर गया और मालक के बड़े भाई अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। इस रात ही मेरे पास किंजा बीबी का फ़ोन आया कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं और मैं उनके पास जाऊं, शायद उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़े। बीबी जी की बात सुनकर मैं परेशान हो गया और रात के इस पहर मेरे बंगले के अंदर जाना कुछ मुनासिब नहीं था, लेकिन बीमारी की हालत में बीबी जी को अकेला भी नहीं छोड़ सकता था, जबकि वो अपने ताया की मौत के गम में थी। पूरी रात उनके साथ ही रहा और उनका ख्याल रखता रहा। वो शायद बुखार में तप रही थी और सारी रात गनूदगी में ही रहती थी। सारी रात मैंने उनके पास बैठा रहा और सुबह तक उनकी हालत कुछ बेहतर हुई
तो मैं वापस अपने क्वार्टर में चला आया। वक्त तेज़ी से गुजरता रहा और उस दिन के बाद किंजा बीबी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहने लगी। वो बहुत ही ज़्यादा खोई खोई सी रहने लगी। मुझे लगा शायद वो अपने माँ बाप की जुदाई में परेशान हो गई है, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि दरअसल हकीकत क्या है। मालक ने मज़ीद 1 महीना अपनी भाई को अपने बच्चों के पास गुजारा और पूरे 2 महीने बाद दोनों घर वापस आए तो मैंने देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उस वक़्त मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई जब मालक ने पास पड़ा डंडा उठाकर मुझे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। वो मुझे गंदी गालियां देते जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जब मालक इस कदर गुस्से में है कि मेरी बात भी सुनने को तैयार नहीं। और जब मुझे पूरी बात पता चली तो ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे कदमों तले ज़मीन खींच ली है। किंजा बीबी ने मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने उनके साथ ज़बरदस्ती की और अब वो अमीर से हैं, और ये बात डर के मारे उन्होंने अपने माँ बाप को फ़ोन पर नहीं बताई। मैंने हैरत से किंजा बीबी को देखा जो डटाई से झूठ बोल रही थी। मैंने किंजा बीबी को बहुत ही सीधा साधा और मासूम समझा था, लेकिन उन्होंने तो मेरे ही किरदार को दागदार कर दिया था। मालक मेरी कोई बात सुनने को राज़ी नहीं थे और किंजा बीबी अपने झूठ से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वो कह रही थी जिस रात ताया का इंतकाल हुआ उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया था। इन्हें लगा कि शायद इन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन मैं अस्पताल ले जाने की बजाय इनके साथ गलत काम कर बैठा। मालक ने पुलिस को बुलाकर मुझे जेल में डलवाने का फ़ैसला किया था, लेकिन किंजा बीबी ने उन्हें रोक दिया था। किंजा बीबी ने अपने वालिद को कहा ऐसा करने से उनकी इज्जत पर आँच आएगी। किंजा बीबी के वालिद मुझे नौकरी से निकाल चुके थे और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था। मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था और इतनी जल्दी मुझे दूसरी नौकरी पर भी नहीं मिल सकती थी, जबकि मेरी बहन की शादी सर पे आ गई थी। मैं मालक के दिए हुए सर्वेंट क्वार्टर में रहता था और अब मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, इसलिए मैं मजबूर होकर दोबारा मालक के दर पर गया और उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहा। लेकिन मालक ने मेरे सामने ऐसी शर्त रखी कि मेरे होश उड़ गए। मालक ने मुझसे कहा कि तुम्हें किंजा से कुछ महीने के लिए शादी करनी होगी। जब बच्चे की पैदाइश हो जाएगी फिर तुम उसे छोड़कर चले जाना। हमने बच्चा ज़ाया करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब डॉक्टरों ने यही कहा इस अमल में किंजा की मौत हो सकती है और मैं अपनी इकलौती बेटी को खोना नहीं चाहता। किंजा का मंगेतर भी उसे छोड़कर चला गया है और उससे पहले ज़माने में हमारी बदनामी हो। हम किंजा को तुम्हारे साथ रुखसत कर देंगे और तुम इसे अपने साथ अपने गांव ले जाना। जब बच्चे पैदा हो जाएंगे तो इसके बाद हम किंजा को वापस ले आएंगे। मैं जानता था कि ये बच्चा मेरा नहीं है और किंजा ने झूठ बोला है, लेकिन इसके बावजूद मैं इस पर राज़ी हो गया था क्योंकि मुझे अपनी बहन की शादी के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत थी और फिलहाल इतने पैसे मुझे सिर्फ मालक ही दे सकते थे। इसलिए मैंने किंजा से शादी के लिए हामी भर ली और उसके साथ निकाह करके उसे गांव ले आया। किंजा बहुत खामोश थी। मैंने भी गांव पहुंचने तक सारा रास्ता उसे कोई बात ना की। निकाह के फ़ौरन बाद हम दोनों गाड़ी के ज़रिए गांव आ गए थे। मेरी माँ और घर वाले किंजा को देखकर हैरान रह गए और जब मैंने अपनी माँ को बताया कि मैंने शादी कर ली है तो मेरी माँ हैरान रह गई। कहने लगी तेरी शादी को लेकर मेरे कितने अरमान थे, लेकिन फिर किंजा की मौजूदगी को महसूस करते हुए मेरी माँ खामोश हो गई और किंजा को प्यार करने लगी। किंजा बहुत ही खूबसूरत थी। इतनी प्यारी और कम उम्र बहू देखकर मेरी माँ की सारी शिकायतें दूर हो गई और वो किंजा को मेरे कमरे में ले गई और उसे गांव की औरतों की तरह सजाने लगी। मैं बहन की शादी के इंतजाम देखने लगा और शाम ढले जब कमरे में आया तो किंजा दुल्हन के रूप में मेरे बिस्तर पर बैठी हुई थी और उसे देखकर शिद्दत में रह गया। वो कोई हूर परी मालूम होती थी। पहली नज़र में ही अपनी बीवी पर दिल हार बैठा था, लेकिन मैं कैसे भूल सकता था कि मेरी इसी बीवी ने मुझे किस तरह बदकिरदार साबित किया। और मैं इसके करीब आकर बैठा तो वो खौफ के मारे लरजने लगी। वो अच्छे से जानती थी कि उसने मुझसे किस तरह शादी की है। मैं उससे पहले कुछ कहता वो खुद ही रोने लगी और मेरे कदमों में बैठ गई और उसके आंसू मेरे दिल पर गिर रहे थे क्योंकि मैंने उसे हमेशा ही बहुत मुखलिस और अच्छा पाया था। किंजा रोते हुए मुझसे कहने लगी कि उसने जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया है उसके लिए शर्मिंदा है और उसे अपनी गलती का पूरा एहसास है, लेकिन ये सब कुछ उसने मुझे बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि बहुत ही मजबूरी में किया। मैंने कहर बरसाती निगाहों से किंजा को देखा और उसे साफ लफ्ज़ों में कह दिया तुमने कितनी मजबूरी में ही ये सब क्यों ना किया हो, लेकिन तुम्हारे इस अमल से
मेरी इज्जत 2 कौड़ी की नहीं रही। तुम अपने गुनाह को मेरे साथ थोप कर सुरखरू हो गई और मैं बेगुनाह होते हुए भी अपने मालिक की नज़रों में गिर गया। मैं चाह कर भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना कम ज़रफ़ नहीं हूँ कि अपने निकाह में आई औरत के साथ कोई ज़्यादती करूँ। इसलिए तुम इस कमरे में आसानी से रह सकती हो, तुम्हें किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और जब तुम अपने गुनाह को इस दुनिया में ले आओ तो यहाँ से जाने पर भी आज़ाद होगी। मैं खुद तुम्हें तुम्हारी औलाद के साथ तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा। जब किंजा को अपने कदमों से उठाकर बेड पर बिठाते हुए कमरे से बाहर निकालने लगा, किंजा के लफ्ज़ों ने मेरे कदमों को कैद कर दिया। वो कहने लगी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया कि जिसकी पैदाइश तक मुझे यहाँ इंतज़ार करना पड़े। ना ही मैंने आपको आपके मालिक की नज़रों में गिराया है, बल्कि आपके मालिक तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वो आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, और इसलिए आपके मालिक ने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ आपको सौंप दी है और मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं शादी के बाद आपको सारी हकीकत बता दूँ। किंजा की बातों ने मुझे हैरान कर दिया था। मैं पलट कर किंजा का चेहरा देखने लगा, जहाँ मासूमियत छाई हुई थी। वो इस वक्त एक 18 साल की मासूम सी लड़की थी जो ना जाने किन हालात में गुजारा कर रही थी। किंजा कहने लगी, वो हामला नहीं है, बल्कि उसके वालिद ने मुझसे ये झूठ कहा और उसके वालिद ने यह सब मजबूरी में किया क्योंकि वो अपनी बेटी की जान बचाना चाहते थे। किंजा ने मेरे करीब आकर मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया और मुझे अपने साथ लिए बेड पर बैठ गई। फिर किंजा बहुत धीमे लहजे में मुझे अपनी सच्चाई बता रही थी और मैं गुमसुम सा इसकी बात सुन रहा था। किंजा कहने लगी कि उसकी खाला ने बचपन से ही अपने बेटे के लिए उसका रिश्ता मांग रखा था और किंजा के वालिद अपनी साली की अच्छी अदात देखकर किंजा का रिश्ता अपने भांजे से तय कर दिया था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ किंजा के वालिद को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि किंजा का मंगेतर अहमद माँ बाप का इकलौता बेटा होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका था। उसके पास ना ही पैसे की कमी थी और ना ही कोई रोक टोक करने वाला था। अहमद के वालदा कभी भी अपने बेटे को गलत बात पर ना टोकती और जैसे जैसे अहमद उम्र की सीढ़ियाँ तय करता जा रहा था, वो मज़ीद अय्याश होता जा रहा था। किंजा बताने लगी, जिन दिनों उसके माँ बाप अमेरिका गए हुए थे, अहमद ने कई दफ़ा उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की और एक दफ़ा तो वो शराब के नशे में डूबकर आया और किंजा पर तशद्दुद करना चाहा, लेकिन उसने खुद को कमरे में बंद करके बचा लिया। और जिस रात उसके ताया का इंतकाल हुआ, उसे एक शाम पहले ही अहमद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किंजा को हर हादसा करने की कोशिश की और उसी खौफ से वो बुखार में मुब्तला हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अपने बचाव के लिए क्या करे, क्योंकि उसे खौफ था कि अहमद इसके अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर दोबारा घर में दाखिल हो सकता है। इसलिए उसने सारी रात मुझे अपने कमरे में बैठाए रखा। वो अहमद से कहीं ज़्यादा मेरे किरदार पर भरोसा करती थी। अपने माँ बाप की वापसी पर किंजा ने सारी बात उन्हें बता दी। उन्होंने अहमद की माँ से बात की। वो अपने बेटे को समझाए कि जब किंजा से शादी करनी है तो वो इस तरह की हरकतें करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अहमद की माँ ने यह कहकर बात ख़त्म कर दी कि अहमद नौजवान खून है और जज्बात में आकर जोश मारता है। बच्चे हैं, थोड़ी बहुत मस्तियाँ तो करते हैं। किंजा क्यों इतने पुराने ख्यालात की मालक है कि अपने मंगेतर के साथ कुछ वक्त भी नहीं गुजार सकती। किंजा कहने लगी, जब अब्बा को एहसास हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा गलत फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि अहमद के इतने ज़्यादा बिगड़ने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ है, तो वह शादी के बाद भी ऐसी घटिया हरकतें कर सकता है। मेरे बाप ने जैसे ही अहमद के साथ मेरा रिश्ता ख़त्म करने की बात की तो अहमद धमकियों पर उतर आया और उसने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि वो मुझे किसी सूरत नहीं बख्शेगा। अब्बा मुझे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे कि जब मैंने उनसे शीशे के बाहर तुम गाड़ी साफ करते दिखाई दिए। मैंने अब्बा को ये भी बताया कि ताया के इंतकाल वाली रात तुमने सारी रात बैठकर मेरी हिफाजत की थी। अब्बा को अंदाज़ा हो गया था कि तुम एक पुख्ता किरदार के मालक हो, इसीलिए अब्बा ने यह फ़ैसला किया कि वो तुमसे मेरी शादी करवा देंगे और अहमद से फौरी तौर पर छुटकारा हासिल कर लेंगे। लेकिन अहमद ये शादी इतनी आसानी से नहीं होने दे सकता था, इसलिए अब्बा ने खाला को यही बात बताई कि तुमने मेरी इज्जत पर हमला किया और अब मैं उम्मीद से हूँ। खाला ने खुद ही रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि वह इज़्ज़तदार लोग ऐसी लड़की को बहू नहीं बना सकते थे जो शादी से पहले ही हामला हो चुकी थी। अब्बा तुम्हें पहले ही रोज़ सारी हकीकत बता देना चाहते थे, लेकिन अब्बा को डर था अगर तुमने शादी से मना कर दिया तो वो क्या करेंगे। इसलिए अब्बा ने जानबूझकर तुम्हें देखते ही मारना शुरू कर दिया और तुम पर गलत इल्ज़ाम लगाया और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि अब्बा जानते थे कि तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है। अब्बा को यकीन था कि तुम खुद ही पलट कर वापस आओगे,
تو وہ شادی کی شرط رکھ دیں گے۔ ابا کا منصوبہ کامیاب ہو گیا تھا، اور جب تمہیں شہر میں کوئی ٹھکانہ نہ ملا تو تم خود ابا کے در پہ چلے آئے، اور ابا نے شادی کی بات رکھ کر اپنا مسئلہ حل کر لیا، اور ابا نے مجھے رخصت کر کے اس لیے تمہارے ساتھ گاؤں میں بھیج دیا تاکہ ان کی بیٹے ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ ابا جانتے تھے کہ تم ایک بڑے ظرف کے مالک ہو، اور ساری سچائی جاننے کے بعد تو مجھے قبول کر لو گے۔ ابا کی دنیا کی پرکھ تھی، اور ابا پہلے ہی دن سے یہ کہتے تھے کہ تم بہت لالچی آدمی نہیں بلکہ ایک پختہ کردار کے نیک انسان ہو۔ تم چاہو تو میں یہ بات ثابت کر سکتی ہوں کہ میں حاملہ نہیں ہوں، اور نہ ہی کسی نیا محرم نے مجھے کبھی آج تک ہاتھ لگایا ہے۔ بہت مجبوری میں ابا نے مجھے تمہارے نکاح میں دیا ہے، اور میں نے اپنے پورے دل سے تم سے نکاح کیا ہے، کیونکہ میں خود بھی تمہاری اچھائی کی گواہ ہوں۔ ہو سکے تو مجھے اور میرے باپ کو بس ایک جھوٹ کے لیے معاف کر دو۔ کنزا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، اور مجھے ان آنسوؤں میں ایک باپ بیٹی کی بے بسی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کنزا کو فوراً ہی اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ ایک بہت ہی پیاری سی لڑکی تھی جسے شاید خدا نے اس طرح میرے نصیب میں لکھا تھا۔ میری ماں نے بہن کی شادی کی رسموں کے ساتھ ساتھ میری بھی شادی کی رسمیں شروع کر دیں۔ میں ہر دن اپنی بیوی کو گاؤں کے رسم و رواج کے حساب سے سجاتا سنوارتا دیکھ کر بے حال ہو رہا تھا۔ کنزا نے اپنے باپ کو فون کر کے بتایا تھا کہ یہاں ہماری شادی کی رسمیں ہو رہی ہیں، تو کنزا کے ماں باپ بھی خاموشی سے میرے گاؤں چلے آئے تھے، اور وہ بھی ہماری شادی میں شریک ہو رہے تھے۔ میرے مالک نے آتے ہی ہاتھ میں مجھے جوڑ کر اپنے کیے کی معافی مانگی تھی، لیکن میں تو انہیں پہلے ہی معاف کر چکا تھا۔ میں خود ایک بہن کا بھائی تھا، اور مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ کوئی بھی باپ یا بھائی اپنی بیٹی کی شادی کسی بھی ایسے شخص سے نہیں کرا سکتا جو بد کردار اور عیاش ہو۔ ایک بات جو مجھے اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ اپنے بچوں کی قسمت کے فیصلے ان کے بچپن میں نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ بڑے ہو کر وہ بچے نہ جانے کس راستے کو اختیار کرے یا ان کے دل میں کسی اور کی محبت گھر کر جائے۔ آپ اس بات سے واقف نہیں ہو سکتے، اور آپ کی بہن یا بیٹی اتنا عرصہ نہیں ہوتی کہ آپ اسے کسی بد کردار شخص کے حوالے کر دیں۔